डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के हमारे स्टैटिक जीके के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस वॉर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में। ये जो वीडियो होगा हिंदी में होगा और हमारा वीडियो यूपीएससी, पीएससी, बैंक और एसएससी जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न इन जो लगभग 23-24 युद्धों की हम बात करेंगे, इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फेमस वॉर्स ऑफ इंडिया के हमारे आज के वीडियो में। बात करते हैं सबसे पहले युद्ध की, जो है बितस्ता का युद्ध। ये जो बितस्ता का युद्ध है, ये युद्ध जो हुआ था सिकंदर जो राजा था मकदूनिया का और राजा पुरु के नाम से जिसे भी जाना जाता है, उनके बीच में हुआ था। 326 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था और इस युद्ध को हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो युद्ध हुआ था इसमें बेसिकली जो राजा था सिकंदर जो विश्व विजय के लिए निकला था, वो जब झेलम नदी के किनारे पहुंचा था तो वहां पर पुरु या पोरस के बीच उनके बीच में युद्ध हुआ था। जो पोरस था उसने उसकी गलत नीतियों के कारण, क्योंकि उसने जो अपने हाथी थे बहुत आगे कर दिए थे, हाथियों की संख्या उसके पास ज़्यादा थी और अधिकतर हाथी उसने आगे कर दिए थे, जबकि जो सिकंदर था उसने अपने घोड़ों और तीरंदाजों पर ज़्यादा विश्वास किया था। तो उसकी जो नीति थी सिकंदर की वो अच्छी नीति थी, इसके कारण ये युद्ध हुआ था। हालांकि युद्ध के बाद पोरस को पूरा सम्मान दिया था और अपना राज्य भी वापस लौटा दिया था सिकंदर ने। तो लेकिन जो युद्ध जीता था वो सिकंदर जीता था और हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध की। देखिए, सेल्यूकस जो निकेटर था वो सिकंदर का एक सेनापति था और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस ने अपना एक अलग राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 में युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई थी और सेल्यूकस ने इस युद्ध में चंद्रगुप्त से संधि करके उसके संधि के अनुसार जो काबुल था, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रदेश थे, ये चंद्रगुप्त को दे दिए थे। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जिसका नाम हेलेना था उसकी शादी, उसका विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप जो सेल्यूकस निकेटर थे उसे लगभग 500 हाथी के आसपास उसे उपहार स्वरूप दिए थे। तो इनके बीच में संधि हुई थी और इसमें विजयी रहा था चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर। बात करते हैं अगले युद्ध की। तो अगला युद्ध है हर्ष और पुलिकेशन द्वितीय का युद्ध। देखिए, ये जो युद्ध हुआ था ये बेसिकली हुआ था 630 से लेकर 634 ईसा पूर्व में। जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन और चालुक्य के राजा पुलिकेशन द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। जो हर्ष था वो ब्राह्मण वंश का था और इसे अंतिम महान ब्राह्मण सम्राट भी माना जाता है या हिंदू सम्राट भी माना जाता है। महान, हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे हिंदू सम्राट हुए, लेकिन महान सम्राटों में जो गिनती होती है वो इसी की होती है। इस युद्ध में जो हर्षवर्धन था वो पराजित हो गया था और इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पुलिकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख है पुलिकेशन द्वितीय का, जिससे इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और एहोल जो है कर्नाटक में बीजापुर के पास में स्थित जगह है। बात करें अगले युद्धों की तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है अगले। पहला जो इसके बाद इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है ताराइन का युद्ध। देखिए, ताराइन का जो युद्ध है अधिकतर लोगों को आपको पता होगा 1191 में जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। काफ़ी बार इसने भारत पर आक्रमण किया था और ये मोहम्मद गोरी जो था
ये अफगान का था। इसने पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश का राजा था, इनके बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे और पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया था। फिर हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, उसके जस्ट एक साल बाद 1192 में ये फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन इस बार ये जो दोबारा युद्ध हुआ इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी इस युद्ध के दौरान। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ये युद्ध हुआ था इसका आमंत्रण जो दिया था राजा जयचंद ने दिया था। जयचंद जो था एक रिश्ते में पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उससे शादी की थी। हालांकि जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, तो दोनों ने अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद तो उसी वजह से जो राजा जयचंद था वो पृथ्वीराज चौहान से चढ़ा हुआ था और उसने इसको आमंत्रण दिया था मोहम्मद गोरी को और इसने इस पर आक्रमण किया। उसके बाद युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 में हुआ, 1192 की थोड़े ही दिन बाद। तो जो मोहम्मद गोरी था इस बार उसने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, जो कि पृथ्वीराज चौहान का खिलाफ जिसने काम किया था। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से 1192 में वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ नहीं लड़ा था, लेकिन अंदर खाते वो पृथ्वीराज चौहान के विरोधी था। इसीलिए जो व्यक्ति देशद्रोह करते हैं, गद्दारी करते हैं, उनको जयचंद के नाम से कहा जाता है कि ऐसे लोग जयचंद है या जयचंद का काम कर रहे हैं। तो ये भारत के अंदर कहावत भी जैसी अब हो गई है, गद्दारों के लिए तो जयचंद कहा जाता। तो ये वही जयचंद है जिसने लेकिन 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसको भी हरा दिया था और गोरी इसमें विजयी हुआ था। देखिए, गोरी जब विजय हुआ तो वो यहाँ से चला गया और जाते समय उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ का राजकाज सौंप किया और उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का राजा बन गया और उसने गुलाम वंश की भारत के अंदर नींव डाली थी। बात करते हैं पानीपत। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं और तीनों के तीनों युद्ध हैं बहुत ऐतिहासिक हैं। तो तीनों युद्ध लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करना जरूरी है। बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो पानीपत जो स्थान है वो हरियाणा के पास में एक जगह का नाम है पानीपत। ये जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। बाबर जो था एक अफगानी, यह जिसे कहा छगताई तुर्क कहा जाता है बाबर को, कि बाबर एक छगताई तुर्क था, तैमूर लंग के वंश से था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला राजा था। जो जब बाबर वहाँ से आया अपने राज्य, उसके राज्य का नाम फरगना था जो अफगानिस्तान के पास में था, फरगना से आया जब भारत में बाबर पहुँचा तो 12 अप्रैल 1526 को इसका युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी उस समय दिल्ली का शासक था और इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर था उसके पास सेना की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 1,10,000 के आसपास सैनिक थे, वहीं बाबर की सेना में मात्र 15,000 सैनिक थे। लेकिन जो बाबर की युद्ध नीति थी वो बहुत ही कुशल थी और उसने तोपखाने का प्रयोग इसी के समय में भारत में सबसे पहले हुआ था और इसी तोपखाने की वजह से इब्राहिम लोधी जो था, बाबर जो था, इस युद्ध को जीत पाया था। और बाबर की द्वारा इस युद्ध में पहली बार तोपखाना और तुगलमा एक नीति होती है युद्ध की, उसका प्रयोग किया गया था। तोपखाना जो प्रमुख वजह थी इस युद्ध को जीतने की और इब्राहिम लोधी के हारने की। और इब्राहिम लोधी जब हारा था उसके साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। बात करते हैं अगले युद्ध की। तो अगला जो युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। अब बाबर 1526 में युद्ध इसका हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ। तो 1526 के बाद 1527 में इसने राणा सांगा के बीच से युद्ध लड़ा। देखिए, राणा सांगा जो थे वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, या चित्तौड़ के राजा थे, मेवाड़ उनका पूरा देश था और मेवाड़ में जहाँ रहते थे चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी। तो चित्तौड़ के जो राजा थे राणा सांगा थे और काफ़ी वीर थे। राणा सांगा का ऐसा विश्वास था कि जो बाबर है वो भारत के अंदर बसेगा नहीं, वो भारत से वापस चला जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रारंभ में उसका कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो राणा सांगा बाबर जब चला जाएगा तो उसके बाद में इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली का शासक था वो
कमज़ोर हो जाएगा तो मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूँगा बाबर के जाने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर यहीं बस के रह गया। तो उसके बाद फिर जब उसने निर्णय कर लिया कि यहीं रहना है बाबर ने, तो फिर बाबर का और राणा सांगा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था, राणा सांगा खुद भी बहुत शक्तिशाली और बहुत वीर थे, और उनकी सेना जो पूरी की पूरी थी बहुत वीर, बहुत शक्तिशाली थी। राणा जो बाबर था उसने अपनी आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें लिखा है कि जो राजपूत थे वो लड़ना तो जानते थे, मारना तो जानते थे, काटना जानते थे, लेकिन वो युद्ध करना नहीं जानते थे। और जो नई युद्ध नीति थी बाबर की और उसके जो तोप खाना था उसकी वजह से इस युद्ध में भी उसको विजय प्राप्त हुई थी। बात करें चंदेरी के युद्ध की, तो इसके बाद 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था। जो मेदिनी राय था, बचे कुचे जो अब राजपूत थे वो मेदिनी राय के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और उसके बाद युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में भी जो बाबर था वो विजयी हुआ और सबसे बड़ी शक्ति उस समय फिर बाबर भारत की बन गया। बात करते हैं घाघरा के युद्ध की, तो चंदेरी के युद्ध के कुछ समय बाद ही घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध जो था वो 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया। देखिए अफगान जो थे, अफगान शासक जो थे उस समय बिहार और बंगाल में शासन कर रहे थे। तो बिहार के और बंगाल के जो शासक थे, अफगान शासक, उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया और संयुक्त मोर्चे में महमूद लोदी जो था वो उसका मोर्चे का नेतृत्व उसने किया। और बंगाल का भी नसरुल शाह करके एक राजा था, तो महमूद लोदी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने क्या किया, दोनों की जो संयुक्त सेना थी उसको हरा दिया और अफगानों को बहुत करारी शिकस्त इस युद्ध में हुई और बाबर का जो राज हो गया वो घाघरा और बंगाल और बिहार तक पहुंच गया। अब इसके बाद ही बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, और बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं जो है वो बैठता है गद्दी पर। हुमायूं के साथ युद्ध होता है चौसा का युद्ध, जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है चौसा का। यह जो युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को हुआ था, यानी कि घाघरा के युद्ध के 10 साल बाद। जब हुमायूं क्या था, जो बंगाल और बिहार के अंदर जो अफगान बचे थे उन्होंने फिर धीरे धीरे अपनी शक्तियां बनाना शुरू की। और शेर शाह सूरी जो था ये अफगान सरदार था, इसका जो नाम था शेर खां नाम था इसका, शेर शाह सूरी। इसने बाद में नाम अपना किया था जब इसने चौसा का युद्ध जीता था। तो इसने हुमायूं और चौसा इस युद्ध के अंदर शेर शाह सूरी ने क्या किया था, रात के समय छापामार युद्ध किया था, जिसमें जो सेना थी हुमायूं की वो गंगा के किनारे युद्ध हुआ था। तो कुछ लोग गंगा में चले गए, कुछ इधर उधर भाग गए और फिर ये पूरा के पूरा वहां से सब ये लोग निकल गए चौसा के युद्ध से। तो इसमें क्या हुआ था, शेर शाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। ये जो युद्ध हुआ था इसमें जो हुमायूं था उसने एक भिश्ती की सहायता से, भिश्ती वो होते हैं जो कि काम करते हैं पानी के अंदर, पानी में, तो वो भिश्ती की सहायता से नदी पार की थी, गंगा नदी पार की थी और फिर वो यहाँ से चला गया था। उसके बाद युद्ध होता है बेलग्राम का। तो बेलग्राम का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था 1540 में। बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें भी शेर शाह सूरी जो था विजयी हुआ था और पराजित होकर जो हुमायूं था वो सिंध चला गया था और शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन ज़्यादा समय तक दिल्ली और आगरा उसके कब्जे में नहीं रह पाया। बात करते हैं अगले युद्ध की। तो अगला जो युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सरहिंद का युद्ध। देखिए सरहिंद का युद्ध क्या था, जब वो सिंध वापस अपने प्रांत चला गया हुमायूं, तो उसने लगभग 14-15 साल बाद वहां से वापस लौटा 23 जुलाई 1555 को। और हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सूरी के जो वंशज थे, क्योंकि जो शेरशाह सूरी थे वो तो मर गया था, उसके जो वंशज थे उनको हराकर दिल्ली पर अपना फिर से प्राप्त कर लिया था। और इस अधिकार को प्राप्त करने के बाद जो चौसा का युद्ध में जिस भिश्ती ने उसको बचाया था, उस भिश्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह भी बना दिया था। और हुमायूं जो था काफ़ी लड़खड़ाते हुए जिया और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो पुस्तकालय से लड़खड़ाकर गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं जो था अकबर का पिता था। बात करते हैं अब पानीपत के दूसरे युद्ध की। पानीपत का दूसरा युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध जो था 15 नवंबर
नवंबर 1656 को लड़ा गया था, जब हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अकबर था वो राजा बना था। इसमें अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। हेमू जो था एक हिंदू शासक था, जिसे इसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, और ये अंतिम ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये दिल्ली का शासक था। तो हेमू के बीच में इस युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू की सेना को पराजित कर दिया था और हेमू विजयी हुआ था। इस युद्ध में जो अकबर था, अकबर की उम्र बहुत कम थी, और अकबर का संरक्षक बेरम खां था, उसके नेतृत्व में ये पूरा के पूरा युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें फिर जो दिल्ली पर से अंतिम हिंदू शासक के रूप में हेमू उसको हेमू हार गया, और फाइनली कब्जा हो गया अकबर का दिल्ली के ऊपर। बात करते हैं इधर तालीकोटा के युद्ध की। तो 1565 में ये युद्ध हुआ था। इसको राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहता है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था राक्षसी और तंगड़ी नामक दो गांव थे, उन गांवों के बीच में युद्ध हुआ था, या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ये जो युद्ध था ये विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में था, और दक्षिण के राज्यों का एक संघ था। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और एक तरफ दक्षिण के जो दूसरे राज्य थे उनके संघ था, उनके बीच हुआ था। और इस युद्ध के बाद परिणाम स्वरूप जो था विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की इसके अंदर हार हो गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट युद्ध। वहीं बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, इतिहास में बहुत फेमस है हल्दी घाटी का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप जो थे और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। 1576 में ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, और आशफ खां कर रहे थे। वहीं अकबर की सेना इस युद्ध में विजय रही थी। हालांकि हार जो हुई थी वो महाराणा प्रताप की भी हार नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके बाद वो वहाँ से पीछे चले गए थे, और लेकिन जो अकबर था उसकी कभी भी दास्ता उनके स्वीकार नहीं की, और अंत तक संघर्ष करते रहे, और काफ़ी कुछ क्षेत्रों को फिर वापस पुनः उन्हें जीत भी लिया था। तो एक बहुत फेमस युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की सेना की विजय जैसी ही मानी जाती है। बात करते हैं अगले युद्ध की। तो अगला जो युद्ध है वो है असीरगढ़ का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी के बाद 1601 में असीरगढ़ का एक बहुत फेमस किला है। असीरगढ़ का जो किला है वो बुरहानपुर मध्य प्रदेश के थोड़ा सा आगे है, और वो जो किला है वो अजय माना जाता है। मतलब ऐसा किला है जिसको कोई जीत नहीं सकता। उसकी जो बनावट है, एक टीले के ऊपर कभी 750 फीट की ऊंचाई पर वो पूरा किला है। तो उसकी जो बहुत अकबर ने बहुत बड़ा ही सुनी थी कि बहुत बढ़िया किला है, उसको कोई जीत नहीं सकता। तो ऐसा अकबर ने फिर उससे लालायित होकर ये अभियान, अंतिम अभियान था अकबर के समय का, उसने चलाया था, और इस युद्ध में दक्षिण भारत के मीरन बहादुर से उसने युद्ध किया था। और ये जो असीरगढ़ का किला है इसको दक्षिण भारत की कुंजी या दक्षिण भारत का द्वार या दक्षिण भारत की चाबी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से फिर दक्षिण भारत का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो असीरगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अकबर ने जीत हुई थी। बात करें प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी के युद्ध भारत के उन निर्णायक युद्धों में से एक है जिसके अंदर की भारत में अंग्रेजों के पैर मजबूत हुए थे। ये जो युद्ध हुआ था ये प्लासी में युद्ध के पास हुआ, और अंग्रेजों और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला के बाद के बीच में 23 जून 1757 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब की सेना का जो नेतृत्व किया था मीर जाफर ने किया था। लेकिन जो मीर जाफर था वो रॉबर्ट क्लाइव से पहले ही जाकर मिल गया था। तो मीर जाफर ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ दिया था, जिससे क्या हुआ था, नवाब की हार हो गई थी। और नवाब की हार के बाद भारत में अंग्रेजों का बहुत प्रभुत्व बढ़ गया। मीर जाफर को अंग्रेजों ने एक कठपुतली शासक के रूप में शासक बना दिया, बंगाल का दबाव बना दिया। लेकिन असल जो शासन कर रहे थे वो अंग्रेज ही कर रहे थे। अंग्रेजों उसको नचा रहे थे, और काफ़ी उससे माल पैसा भी उन्होंने अंग्रेजों ने कमाया था। तो ये मीर जाफर के नेतृत्व में ये एक तरफ मीर जाफर था, दूसरी तरफ क्लाइव था, लेकिन मीर जाफर उनसे मिला हुआ था। बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठा शक्ति जो थी और अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगानी शासक था, उनके बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिव भाऊ ने। और मराठों की इस युद्ध में हार हो गई थी, और मराठा शक्ति का पूरी तरह से पतन हो गया था। हालांकि जो मराठा थे वो संख्या बल में भी कम थे, अहमद शाह अब्दाली संख्या बल में अधिक था, और इनमें से में भी
बहुत भयानक है ये तीसरा युद्ध माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें हर परिवार से, महाराष्ट्र के हर एक परिवार से किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई थी। ऐसा कोई भी परिवार पूरे महाराष्ट्र में नहीं था जिसमें से इस युद्ध में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो बहुत भयंकर युद्धों में से, बहुत विनाशकारी युद्धों में से एक इसको तीसरे युद्ध को माना जाता है। बात करें बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध दूसरा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने अपने पूरी तरह से पैर भारत में जमा लिए और सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो थे अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम जो था वो मीर जाफर जो था, प्लासी के युद्ध वाला मीर जाफर, उसका दामाद था। जो मीर जाफर के पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद और इसको नाकारा बताने अंग्रेजों के द्वारा इसको कहा दिया गया कि आप नाकाम रहे हो आपकी नीतियों के कारण, तो इसको फिर उसके दामाद को राजा बनाया गया, नवाब बनाया गया मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम कुशल आदमी था, उसने क्या किया, अपनी राजधानी को चेंज किया और मिर्ज़ापुर अपनी राजधानी को लेके आया। तो कुछ इस तरह से काम किया जिस तरह से अंग्रेजों के चंगुल से ये छूटना चाहता था, तो लेकिन ये छूट नहीं पाया। तो इसी ने फिर 3 संयुक्त मोर्चा बनाया, एक तरफ मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला, तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की तरफ से जो कैप्टन मुनरो इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कर रहे थे। इसके बाद अवध के नवाब मुगल बादशाह अंग्रेजों पर आश्रित हो गए और भारत में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे अंग्रेज। बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट युद्धों की, जो है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, 4 युद्ध हुए हैं आंग्ल मैसूर। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह जो युद्ध हुआ था साउथ में हुआ था, इसमें अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे, उनके बीच में 1767 से लेकर 1769 के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली की विजय हुई थी और हैदर अली की विजय के बाद अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ एक संधि की थी जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है। इस संधि के अंदर बेसिकली हुआ था क्या, अंग्रेजों ने और हैदर अली ने एक दूसरे को अपने जीते हुए जो क्षेत्र थे वो वापस लौटा दिए थे, और अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि अगर कोई भी मैसूर के खिलाफ युद्ध करेगा या मैसूर पर आक्रमण करता है तो अंग्रेज उस युद्ध में मैसूर का यानी हैदर अली का साथ देंगे। फिर बात करते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो 1780 से 84 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का पालन नहीं किया गया, मतलब जो अंग्रेजों ने जो हैदर अली था उसका साथ नहीं दिया, तो उसके कारण से दूसरा युद्ध हुआ। हैदर अली की 1782 में मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान संभाली। अंत में टीपू सुल्तान के साथ 1784 में अंग्रेजों ने मैंगलोर की संधि कर दी। अंग्रेजों का ये नीति थी कि जब उन्हें समझ में आ जाता था कि हमारी हार निश्चित है तो वो संधि पर उतारू हो जाते थे और संधि उन्होंने कर ली। और ये संधि उसी तरह होती जैसे उसके पिताजी से संधि की गई थी टीपू सुल्तान के, और जो एक दूसरे के जीते हुए राज्यों को उन्होंने एक दूसरे को वापस लौटा दिया था। बात करते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। उसके 6 साल बाद 1790 से 92 के बीच में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच फिर से युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो नेतृत्व था वो कार्नवालिस साहब ने किया था और इस युद्ध फिर 1792 में श्रीरंगपत्तम की संधि के साथ समाप्त हुआ। और फिर होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था लॉर्ड बेलीजली ने किया था। उसने टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया, क्योंकि तीसरे युद्ध जो हुआ था श्रीरंगपत्तन की जो संधि हुई थी उसमें फिर से इनके बीच में शांति स्थापित हो गई थी। लेकिन चौथा जो मैसूर युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसने टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों ने षड्यंत्र का आरोप लगाकर 1799 में आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में फाइनली टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों का पूरे भारत के ऊपर एक छत्र राज्य जैसा बन गया। तो ये थे साथियों भारत के बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध जिनकी हमने आज बात करी। आशा है आपको ये वीडियो ना केवल पसंद आएगा बल्कि आपके लिए उपयोगी होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो के ऊपर कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा। साथ में हमारे चैनल को आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर और भी जो स्टैटिक जीके के दूसरे वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते रहें और इस तरह से ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें और अपनी परीक्षा जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनको आप पास करें। इसी आशा कामना और विश्वास के साथ आज हम हमारी बात यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।